अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर हम कर रहे थे। तो लास्ट वीडियो में हमने 5.2 एक्सरसाइज के जो 13th क्वेश्चन है वहाँ तक हमने फिनिश कर लिया था। सो इन दिस वीडियो हम 14th के बाद स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 14th क्वेश्चन के बाद अब देखो 14th क्वेश्चन चालू करते हैं हम। ठीक है, 14th क्वेश्चन जो है उसमें कहा जा रहा है हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। अब देखो ये क्वेश्चन काफ़ी सिमिलर है। आई थिंक इसको मुझे उसी वीडियो में बोल देना चाहिए था कि सिमिलर है तो आप खुद ही कर सकते हो, बट अगर नई वीडियो है तो ठीक है मैं करवा देता हूँ। ठीक है, देखो एक बार फिर से कहा जा रहा है हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4, मतलब मल्टीपल ऑफ 4 निकालने हैं 10 और 250 के बीच में कितने हैं। मतलब 10 से शुरू होता है, 10 से स्टार्ट होकर 250 तक जितने भी नंबर्स हैं उसमें 4 के मल्टीपल्स 4 मल्टीपल्स कितने हैं ये हम पता करना है। कैसे पता करेंगे हम, इसके बाद 10 के बाद जो पहला मल्टीपल होगा वो फाइंड आउट कर लो। 250 से जो 10 के बाद जो पहला होगा वो पता कर लो। 250 से पहले जो लास्ट होगा 4 का मल्टीपल वो पता कर लो। तुम्हें ये पता लग गया, ये पता लग गया, तो फर्स्ट टर्म पता लग गई है, लास्ट टर्म पता लगी गई है। और उसके बाद तुम्हें 4 का मल्टीपल का मतलब यही कॉमन डिफरेंस है, 4 ही कॉमन डिफरेंस है। इसमें 4 जोड़ोगे तो AP बन रही है, तो यही कॉमन डिफरेंस है। तो तुम्हें ये पता लगी गया है, ये पता लगी गया है, फर्स्ट और लास्ट टर्म पता लगी गया है, 4 का डिफरेंस है कॉमन डिफरेंस, तो बहुत इजीली आप निकाल लोगे। ठीक है, ये आपका A है, ये आपका AN है, ये आपका D है। आपको N की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कर लोगे पता। ठीक है, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो देखते हैं फर्स्ट नंबर डिविजिबल बाय 4, फर्स्ट नंबर डिविजिबल बाय 4 आफ्टर 10 इज। अब देखो ये चीज़ अगर तुम करने बैठ गए डिवाइड, तो ना क्या करना ना, आप एक काम करना, फिर थोड़ा सा पानी लेना, ठीक है, गिलास में, और उसमें डूब जाना। ठीक है फर्स्ट नंबर डिविजिबल बाय 4 आफ्टर 10 इज हाउ मच, 12। जैसे कि मैंने 1000 वाले में बताया था कि आप मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, तो वो सब काम इधर नहीं करना है, इतना तो पता होना चाहिए। ठीक है, 10 के बाद 12 आएगा, ठीक है, वो आपको सबको पता भी होगा, तो ठीक है। एंड लास्ट टर्म या लास्ट नंबर, टर्म नहीं, डिविजिबल बाय 4 जस्ट बिफोर क्या, जस्ट बिफोर 250। अब यहाँ पे भले ही डिवाइड कर लो, एक बार को चलेगा। 250 इज, अब यहाँ पे डिवाइड करके देख लो रफ में। ठीक है, रफ में डिवाइड करके देख लो। क्या करोगे रफ में डिवाइड, 250 को डिवाइड करो 4 से, आएगा 4 6 24, माइनस करके 1 0, 4 दूनी 8, तो यहाँ पर आ गया रिमाइंडर 2 है, दो रिमाइंडर है, मतलब 250 में से 2 माइनस कर देंगे तो 4 से एक डिविजिबल वाला मिल जाएगा, तो 2 माइनस किया तो 248। सो फॉर्म्ड AP क्या बना, जो AP बन रही है वो क्या बन रही है, फॉर्म्ड AP ये है 12। फिर इसमें कॉमन डिफरेंस, यहाँ पे एक और लाइन लिख दो, एंड कॉमन डिफरेंस इज 4। तो 12, फिर इसमें कॉमन डिफरेंस जुड़ेगा, मतलब 4 जुड़ेगा, 16 आ जाएगा, फिर 20 आ जाएगा, फिर इसी तरह से चलते 248 तक मुझे जाना है। दिस इम्प्लाइज की जो A की वैल्यू है फर्स्ट टर्म वो 12 है, D की वैल्यू 4 है, एंड nth की वैल्यू 248 है। अब तुम n की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, और उतने ही नंबर ऑफ टर्म्स होंगे जो 4 से डिविजिबल होंगे। इसके बाद मैं ये लिखने के पूर्ण अधिकारी हूँ कि डू इट योरसेल्फ, क्योंकि मैंने ये बात बताई है, लास्ट वीडियो में बताई है, और ये बात आपको पता भी है कि A की वैल्यू, D की वैल्यू, AN की वैल्यू पता हो तो N की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर दी जाती है। इसका जो फॉर्मूला है वो भी आपको रटा हुआ होना चाहिए। AN की वैल्यू क्या होती है, A + N - 1 D, ये होता है फॉर्मूला, वो भी मैंने लिख दिया। अब आप ये खुद ही कर लेना। ठीक है, ये भी मैंने खुद लिख दिया।
पेज से बाहर हो जाती है वीडियो। एक बार मैं बता देता हूँ रिपीट कि a इज इक्वल टू 12 आ गया, ठीक है, d इज इक्वल टू, ये हमारी एपी बनी, a इज इक्वल टू 12 आया, d इज इक्वल टू 4 आया, an की वैल्यू 248 आई। अब n की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, डू इट योरसेल्फ, और an की वैल्यू ये होती है, ठीक है। इसमें पुट आप वैल्यूज करोगे, जो n की वैल्यू आएगी उतने ही नंबर ऑफ टर्म्स होंगे जो डिविजिबल होंगे, मतलब उतने ही नंबर्स होंगे, उतने ही मल्टीपल्स होंगे जो 4 के होंगे 10 और 250 के बीच में, ठीक है। 15th क्वेश्चन करते हैं अब हम। मूव करते हैं 15th क्वेश्चन पर। अब देखो 15th देखो, क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है वो कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ 2 APs 63, 65, 67 एंड 3, 10, 17 आर इक्वल। मतलब कि दो APs हमें दी हैं, एक AP है 63, 65, 67, ये करते 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 आगे बढ़ता रहेगा। दूसरी AP है 3, ठीक है, फिर आता है 10, फिर आता है 17 और फिर ये बढ़ता जाता है, ठीक है। कह रहा है क्वेश्चन में फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, मतलब कि ये फर्स्ट टर्म है, ये मतलब ये क्या है, देखो ये दोनों क्या हैं, ये फर्स्ट टर्म है दोनों, ठीक है, ये दोनों सेकंड टर्म्स हैं, ये दोनों थर्ड टर्म्स हैं। कौन सा ऐसा टर्म होगा, मतलब ये थर्ड है, ये थर्ड टर्म्स हैं दोनों के, ये सेकंड टर्म्स हैं, तो कौन सा टर्म होगा, मानते हैं हम nth टर्म होगा, कौन सा ऐसा टर्म होगा जो इक्वल होंगे, इक्वल होंगे, यही क्वेश्चन में पूछा है। इधर ये इक्वल नहीं, 63 और 3 इक्वल थोड़ी ना है, 65 और 10 इक्वल नहीं है, तो ये इक्वल नहीं है, लेकिन कोई एक ऐसा टर्म आ रहा है इन दोनों के बीच में, इन दोनों एपीज में कोई एक ऐसा टर्म आ रहा है जो इक्वल है और सेम nth पे है, मतलब सेम नंबर पे, नंबर जो उसका nth वैल्यू है, मतलब ये फर्स्ट है सेकंड है, इस तरह से जो उसका nth है और इसका nth है वो सेम है और दोनों इक्वल भी है, ठीक है। ये नहीं बोला जा रहा है कि, ये मत कंफ्यूज हो जाना कि इस केस में ऐसा होगा कि इसकी पूरी जो एपी चलेगी और इसके जितने भी टर्म्स आएंगे उसमें कोई एक ही टर्म कॉमन होगा वो बता दो, ये सब नहीं पूछा जा रहा है। क्या है, दो सिचुएशंस है, मतलब कि दोनों सेम नंबर ऑफ टर्म पे आना चाहिए, सेम nth पे आना चाहिए और दोनों इक्वल है। हो सकता है कि ये 60 इसमें आ जाए कहीं दूर, ठीक है, कहीं इधर आ जाए, इसमें आ जाए, 65 आ जाए, हो सकता है, बट कोई एक ही ऐसा होगा जो सेम नंबर पे आएगा और दोनों में आ जाएगा सेम nth पे। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो क्या करते हैं इसके लिए आपको इस एपी का ए पता है, डी भी पता है, ठीक है, और इसके लिए इसका ए पता है, इसका कैपिटल डी मान लो वो भी पता है। तो क्या करेंगे हम, अब हम जो है, अच्छा ये दोनों का जो nth है वो इक्वल है ना, ठीक है, इक्वल है, इसका मतलब इसके nth के लिए वैल्यू लिखोगे, वो होगा a प्लस ये n-1 और d का ये स्मॉल वाला d, और इसके nth के लिए लिखोगे, ठीक है, इस वाले के लिए nth के, इसके nth के लिए जब आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, तो कैपिटल A वगैरह का लिखना पड़ेगा, कैपिटल A प्लस n जो है वो सेम रहेगा, देखो n और कैपिटल N नहीं होगा क्योंकि दोनों सेम नंबर ऑफ टर्म पे आता है, तो n तो सेम होगा, तो n-1, लेकिन जो कॉमन डिफरेंस है वो चेंज हो जाएगा क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस कुछ और है, इसका कुछ और है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो an है और ये जो an है ये दोनों तो सेम ही है, तो इन दोनों की वैल्यू भी बराबर होगी, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू भी बराबर होगी। अब आप a की वैल्यू पुट करोगे, a की वैल्यू पुट करोगे इधर से 63, d की वैल्यू निकाल के जो लाओगे वो पुट करोगे, और a की वैल्यू यहाँ पुट करोगे, d की वैल्यू यहाँ पुट करोगे और n को सॉल्व कर लोगे, क्योंकि इस पूरी की पूरी इक्वेशन में सिर्फ n ही बच गया है जो अननोन है, सॉल्व कर लोगे, फाइंड आउट कर लोगे, सिंपल है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, देखो तो हम लिखते हैं गिवन एपीज आर, सॉल्यूशन लिखते हैं गिवन एपीज आर। गिवन एपीज क्या है गिवन एपी है, पहला तो है 63, 65, 67 दिस, लेट, अच्छा इस एपी का फर्स्ट टर्म, सपोज मैं करके नहीं लिख रहा कि फर्स्ट टर्म को मैं कैपिटल ए मान रहा हूँ, कैपिटल स्मॉल कैपिटल डी मान रहा हूँ, ये सब नहीं लिख रहा, सीधे लिख देता हूँ फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू है 63, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितनी है वो भी लिख देते हैं, कॉमन डिफरेंस कैपिटल डी इज इक्वल टू
65 माइनस 63 इज इक्वल टू 2 आ रही है, ये कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, ऑल्सो another DP another AP, अब another AP वाला केस कंसिडर करते हैं। another AP is, यहाँ पे APs नहीं लिखो, यहाँ पे गिवन AP लिख दो, another AP लिख दो, ठीक है। another AP क्या है, 3, फिर आ जाएगा 10, फिर आ जाएगा 17 और फिर ये चलता जाएगा। तो हियर फर्स्ट टर्म क्या है, इसके लिए फर्स्ट टर्म क्या है, इसके लिए जो है फर्स्ट टर्म वो है स्मॉल ए, वो मान हमने स्मॉल ए मान लिया, वो है 3, और कॉमन डिफरेंस क्या है, अब देखो कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी, उसकी वैल्यू है 10 में से 3 माइनस करेंगे, गलत कर रहे हैं क्या, नहीं सही कर रहे हैं, दोनों ए पी तो बढ़ ही रही है ना, दोनों में डी पॉजिटिव आएगा, तो 10 माइनस 3 करेंगे 7 आ गया, दोनों का ए और डी हमने फाइंड आउट कर लिया। ऑल्सो ए nth मतलब कि nth टर्म ऑफ बोथ एपीज आर सेम या कह लो इक्वल है, ठीक है, इक्वल है। तो इक्वल के लिए क्या करना पड़ेगा, दिस इंप्लाइज a प्लस n माइनस 1 b, ये nth टर्म है जो मैंने पहले वाली एपी ली और दूसरी वाली एपी ली उसके लिए, ठीक है। ये ऐसे ही लिख दो कि कैपिटल A प्लस n माइनस 1 डी, पहले वाली जो एपी थी उसका जो nth टर्म है वो ये है, ये बराबर है दूसरे वाली एपी मतलब कि a प्लस n माइनस 1 डी, इसके एपी के बराबर है। समझ आ रहा है। अब वैल्यूज पुट करो, a की वैल्यू कितनी है, कैपिटल A की वैल्यू है 63 प्लस n की वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करनी है, d की वैल्यू कितनी है, कैपिटल D की वैल्यू थी 2 इज इक्वल टू छोटे a की वैल्यू है a प्लस n माइनस 1 और छोटे d की है 7। दिस इम्प्लाइज, अब देखो n माइनस 1 2n माइनस 1, ठीक है, और ऐसे मत करो, एक काम करो 63 है और इधर प्लस का 3 है तो इधर माइनस का हो जाएगा, तो 63 माइनस 3 इज इक्वल टू, देखो इधर n माइनस 1 जो है उसका 7 गुना है, समझ में आ रहा है, इधर n माइनस 1 का 7 गुना है, 7 गुना है n माइनस 1 का, और इधर n माइनस 1 का 2 गुना ही है तो इसको माइनस कर देते हैं, तो माइनस 2 गुना ऑफ n माइनस 1, 63 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, इज इक्वल टू 7 गुना ऑफ n माइनस 1 माइनस 2 गुना ऑफ n माइनस 1 कितना बचेगा, 5 गुना ऑफ n माइनस 1। दिस इम्प्लाइज कि जो n माइनस 1 है उसकी वैल्यू है 60/5 इज इक्वल टू 12। दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब हो जाएगा कि जो n की वैल्यू आएगी वो 13 के इक्वल आएगी। दिस इम्प्लाइज कि जो 13th टर्म होगा दोनों एपीज का वो क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। 13th टर्म ऑफ बोथ एपीज विल बी व्हाट, विल बी इक्वल, ठीक है। जो थर्ड होगा वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। समझ आ गया। तो ये हो गया सवाल हमारा। नाउ नेक्स्ट, ओके 16। दोस्तों मुझे जुकाम हो गया तो थोड़ा सा माफ कर देना, ठीक है। डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड 7th टर्म एक्सीड्स द 5th टर्म बाय 12। मतलब कोई एपी है उसका जो थर्ड टर्म है A3 है, इज 16 का मतलब इज 16 बराबर है 16 के, एंड 7th टर्म जो है A7 वो एक्सीड करता है 5th टर्म, मतलब A5 को एक्सीड करता है, कितने से एक्सीड करता है, 12 से एक्सीड करता है, ठीक है। ये हो गया। अब देखो इसका वैल्यू आई थिंक ये आप समझ जाओगे। A3 जो है उसका मतलब क्या हुआ, A प्लस 2D इज इक्वल टू हाउ मच, 16, और ये A7 का मतलब क्या हुआ, A प्लस 6D इज इक्वल टू, और ये A5 का क्या मतलब हुआ, A प्लस 4D,
और 12 तो 12 है, सिंपल है, काफ़ी सिंपल है। देखो a प्लस 6d a प्लस 4d इज इक्वल टू प्लस 12, तो इधर भी a है उधर भी a है, कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको अभी भूल जाओ, ठीक है, इस पे ही फोकस करो। 6d माइनस 4d इज इक्वल टू कितना आ गया, 12 आ गया। d की वैल्यू कितनी आएगी, 6 माइनस 4 2, और 2d इज इक्वल टू 12, तो 12/2 इज इक्वल टू 6। d की वैल्यू हो गई 6। यहाँ पर अब इस वैल्यू में पुट कर दो, ठीक है, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 16 माइनस 2 टाइम्स ऑफ d का मतलब है 6 इज इक्वल टू 16 माइनस 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 12 इज इक्वल टू 4। ये आ गई a की वैल्यू 4 है, d की वैल्यू 6 है। अब हमें पूछता है क्या बताओ, डिटरमाइन द AP, तो फॉर्म dp, अब तुम्हें AP ही लिखना है, तो फॉर्म dp इज क्या, फॉर्म dp इज a से चालू होता है, a से चालू होगा मतलब 4, फिर a पे एक बार 6 जुड़ेगा मतलब कॉमन डिफरेंस जुड़ेगा 4 प्लस 6, फिर 4 प्लस 6 प्लस 6, इस तरह से चलता है, तो 4 फिर 4 प्लस 6 10, और फिर ये आ जाएगा 16, और फिर इस तरह से चलेगा, ठीक है। इसको तो आप चेक भी वैसे कर सकते हो, बट ठीक है, इसको आप डू इट योरसेल्फ कर सकते हो, डू इट योरसेल्फ। यहाँ से आगे आपको समझ में आ गया, मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ इनकेस आपको समझ में ना आया हो तो। a 7th की वैल्यू हमने देखो, a 3 उसने बोला 16 है, हमने लिखा, बोला कि 7th टर्म 5th टर्म से 12 एक्सीड कर रहा है, हमने ये भी लिखा। a 7 की वैल्यू a प्लस 6d लिखी, a 5 की वैल्यू a प्लस 4d लिखी, प्लस 12 लिखा। a और a तो यही कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि इधर भी पॉजिटिव था इधर भी पॉजिटिव था, कैंसिल आउट हुआ, 60 माइनस 4d हुआ, ये इज इक्वल टू आया 12, 2d की वैल्यू आ गई 12, तो d की वैल्यू आ गई 6। अब इस इक्वेशन में अब हमने इस इंफॉर्मेशन का यूज किया, इसको यूज करते हुए हमने a की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, d की वैल्यू उसमें पुट करी, a की वैल्यू फाइंड आउट करी, a पता लग गया, d पता लग गया। मैंने आपको बचपन से पढ़ाया हुआ है कि AP कैसे निकाला जाता है, और a और d पता हो तो, ठीक है, तो बचपन से सिखाई हुई चीज बार बार नहीं सिखाई जाती, ठीक है। कह रहा है, हाँ ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखो, और ये समझना भी पड़ेगा, तो ध्यान देना। कहा जा रहा है कि फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP, 3 8 13 दिस 253, ये है हमारी AP। कह रहा है कि 20th टर्म निकालो, 20th टर्म मतलब कि A20 नहीं, 20th टर्म, ठीक है, निकालना है, कितना है, पर ये इधर से नहीं निकालना है, इधर से निकालना है। कैसे निकालना है, इधर से निकालना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये जो 253 है ये हो जाएगा, जैसे मान लो ये पहला टर्म हो जाएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर इस तरह से 20वां टर्म निकालना है तुमको, इधर से नहीं निकालना है। अब देखो इसके ना दो तरीके होते हैं, ठीक है, मैं आपको दोनों बता देता हूँ। पहला तरीका मुझे थोड़ा, मतलब वैसे दोनों ही तरीके ईजी हैं, आप कोई भी अडॉप्ट कर सकते हो, ठीक है। एक तरीका ये है कि आप इसका a लिखो, a लिखा आपने, आपको इसका d भी पता है, ठीक है, a आपको पता है, d भी आपको पता है, d 5 है, a 3 है, और a पता है, d पता है, और a n भी पता है, मतलब कि लास्ट टर्म भी पता है, तो आप नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लीजिए, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट कर ली। वैसे यही तरीका जो ज़्यादा आसान है वो यही है, ठीक है, उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन आपको हो सकती है, तो अवॉइड दैट, ठीक है। ए की वैल्यू पता लग गई, डी की वैल्यू पता लग गई, एन की वैल्यू, ए एन की वैल्यू है तो एन की वैल्यू पता लग जाएगी। एन की वैल्यू मान लो आती है, मान लो 54 आ जाती है या 55 आ जाती है, एन की वैल्यू 55 आ जाती है, तो 55 टर्म्स है, मान लो ऐसा सपोज कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कितनी आएगी, ठीक है, लेकिन 55 टर्म्स, तो एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, इस तरह से लेकर 55 टर्म्स तक बनेगा। ये आएगा 55, ये आएगा 54, ये आएगा 53, ये था फर्स्ट, ये था सेकंड, ये था थर्ड। कहा जा रहा है कि इधर से 20th निकालो, ठीक है। अगर इधर से 20th है तो उधर से कितना होगा, ये कैसे निकलेगा, ध्यान से सुनो। 55 टर्म्स थी, -20 + 1 फ्रॉम अहेड, अहेड से कैसे निकलेगा, एक जोड़ना पड़ेगा, माइनस करके एक जोड़ना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। माइनस करोगे 55 - 20 कितना आया, इसकी वैल्यू कितनी आई 35 आई, उसमें एक, तो इधर से 36 होगा। तो अब तुम
A36 ही निकाल लो, वही होगा। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, ध्यान से देखो एक बार। जैसे आप कक्षा है, आपकी कोई क्लास है, ठीक है, इधर मैं पूरा इधर लिख ही देता हूँ। ठीक है, आपकी क्लास है, आपकी क्लास में कुछ बच्चे पढ़ते हैं, मान लो कि 20 ही बच्चे पढ़ते हैं, 20 स्टूडेंट्स हैं क्लास में। ठीक है, 20 स्टूडेंट्स हैं, तो एक स्टूडेंट, दो स्टूडेंट, 3 4 5 6 7 8 9 10, और फिर स्पेस बचा है क्या, हाँ, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20, ये 20 है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 है। तो कोई आपसे कहता है कि भाई मेरी जो रैंक है ना वो है फिफ्थ रैंक आई है। तो अगर फिफ्थ रैंक आई है तो नीचे से कितनी रैंक हो गई, नीचे से रैंक कितनी होती है, क्या 20-5 हो जाती है, 20-5 हो जाती है। 20-5 होगी तो 1 2 3 4 5 6 7, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 तो यही होगा, नहीं 16 नहीं, सॉरी, 20-5 कितना आया, 15 आया, तो 1 2, अब इधर से फिफ्थ आई है, 20 है, फिफ्थ आई है, फिफ्थ का मतलब ये वो बच्चा है। ठीक है, यही वो बच्चा है, ठीक है, जो इसका जिसकी रैंक आई है फिफ्थ। अब तुमने कहा कि इसकी फिर पीछे से कितनी होगी, तो पीछे से तुमने बोल दिया कि मान लो 20-5 घटा दिए तो मान लो 15 होगी। तो अब 15 में देखना क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 तो यही वाला रह गया, यहाँ तक तो हम पहुंचे ही नहीं। तो वहां तक पहुंचने के लिए एक और आगे बढ़ना पड़ेगा ना। ठीक है, एक और आगे जाना पड़ेगा तभी तो जाओगे। ये 5 हो गए, ये 5 लोग हो गए, और ये 15 लोग हो गए, ये 15 लोग हो गए, ये 5 लोग हो गए, और ये 15 लोग हो गए। तो अगर तुम्हें इस इंसान को, अगर जो 5 वाले में है, अगर उसको 15 वाले में लेके आना है तो एक तो बढ़ाना पड़ेगा ना, +1 करना पड़ेगा, तो इसीलिए ये +1 होता है। समझ में आ गया। रैंक जो होती है, रैंक फ्रॉम लास्ट जो होती है वो क्या होती है, वो होती है टोटल +1 माइनस रैंक फ्रॉम अहेड। ये बात ध्यान रखना, ठीक है, ये बात ध्यान रहेगा तो ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा, अगर ध्यान नहीं रहेगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि लास्ट से जो रैंक होगी वो क्या होगी, टोटल जितने भी लोग होंगे, टोटल मतलब जितने लोग हैं उसमें एक जोड़ देंगे, माइनस कर देंगे रैंक फ्रॉम अहेड। तो अब हम ये एपी करते हैं, एपी वाला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इसका ऑल्टरनेटिव अगर एक बार देखना होगा तो ऑल्टरनेटिव भी मैं बता दूंगा। ठीक है, कितना टाइम हो गया, 25 मिनट्स हो चुके हैं। 17 क्वेश्चन पर हैं हम। 17th क्वेश्चन को मैं फिर बताता हूँ, हम थोड़ा सा डिस्कशन करें, जो ज़रूरी भी था डिस्कशन। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो, एपी है हमारे पास, गिवन एपी इज, क्या है गिवन एपी, 3 8 13, और फिर उसके बाद पहुंचता है ये 253 पर। ठीक है, दिस इम्प्लाइज कि जो a है उसकी वैल्यू है 3, d इज इक्वल टू 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5, and the last term would be, that is a nth is equal to b, will be 253. This implies, now we need to calculate the number of terms in this EP. Once we get the number of terms, then we can apply this formula, that rank from last, we need to calculate the rank from see, हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अहेड का फॉर्मूला होता है। तो हमें लास्ट का दिया हुआ है कि लास्ट से 20वां हमें निकालना है, तो हमें 20वां दिया है तो ये टोटल हमें निकालना ही पड़ेगा, उसमें ये +1 वगैरह वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ये वाला फॉर्मूला, उसके बाद हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या करना है हमें, वी नीड टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ टर्म्स। दिस इम्प्लाइज द ए एन इज इक्वल टू a plus n minus 1 d. So an is equal to 253, a is 3 here plus n minus 1 and multiply it with d. This implies, now let's go ahead. So what is happening, this implies that n minus 1 into I think 5, yeah, so this is 5 is equal to 253 minus 3. This implies that n minus 1 would be equal to
250 divided by 5 because this 5 is being multiplied here. Okay, so it equal to 5 5 is 25 0 50. This implies that n is equal to how much? 51. Okay, n is equal to 51. There are total 51 terms. This implies that there are total 51 terms in given AP. In given AP there are 51 terms. Okay, so now we'll apply our formula. अब हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे. Also rank from, also या फिर we know, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना बस. we know rank from last is equal to total plus 1 minus rank from first. अच्छा, ये बात ध्यान रखना कि टोटल में एक जोड़ के घटा दिया जाता है, जो भी तुम्हें पता हो तो मिल जाता है जो तुम्हें निकालना हो. चाहे तुम्हें लास्ट निकालना हो, चाहे फर्स्ट निकालना हो, फर्स्ट से निकालना हो. अगर तुम्हें लास्ट से निकालना है तो टोटल में एक जोड़ोगे और फर्स्ट वाले से जितना है माइनस कर दोगे. अगर तुम्हें फर्स्ट वाला निकालना है तो भी यही करोगे, टोटल में एक जोड़ोगे और लास्ट वाले से जो रैंक है वो माइनस कर दोगे, क्योंकि दिख ही रहा है तुम्हें फॉर्मूले में कि ये माइनस इधर जाके प्लस बन जाएगा और ये वाली जो चीज होगी वो इधर जाके माइनस बन जाएगी. तो फॉर्मूला क्या है? दोनों के लिए सेम ही है. टोटल में एक जोड़ के घटाना है, बस क्या याद रखना है? टोटल में एक जोड़ना है और फिर माइनस करना है. हियर रैंक फ्रॉम लास्ट हमें फाइंड आउट करनी है. नहीं, फाइंड आउट रैंक फ्रॉम लास्ट नहीं करनी है, फर्स्ट से करनी है. तो क्योंकि लास्ट से तो दिया ही है. फ्रॉम लास्ट इज क्या है? इज गिवन. रैंक फ्रॉम लास्ट इज गिवन एज 20th टर्म. 20th दिया है, कहा था उसने कि 20th टर्म हमें निकालनी है. ठीक है, 20th टर्म निकालनी है मतलब 20th ही दी है, वो टर्म नहीं दी है, ये ध्यान रखना. टर्म नहीं दी है बट रैंक दी है हमें. उसकी रैंक दी हुई है कि 20th हमें निकालनी है. तो अब हम फर्स्ट से पता कर लेते हैं. दिस इंप्लाइज रैंक फ्रॉम फर्स्ट इज इक्वल टू 51 टोटल प्लस 1 एक उसमें जोड़ेंगे और माइनस 20 कर देंगे. ठीक है, इज इक्वल टू हाउ मच? क्यों? क्योंकि ये इधर जाके प्लस हो जाएगा तो ये इधर जाके माइनस हो जाएगा. 52 माइनस 20 इज इक्वल टू 30 सेकेंड. रैंक फ्रॉम फर्स्ट कितनी है? 30 सेकेंड है. समझ आ गया? इसका मतलब दिस एम्प्लाइज वी नीड टू फाइंड. इसका मतलब हमें क्या पता करना है? वी नीड टू फाइंड A32. ठीक है, क्यों? क्योंकि जो A32 होगा स्टार्टिंग से वही पीछे से 20th होगा. ठीक है, तो वी नीड टू फाइंड A32. A32 इज इक्वल टू A प्लस 31D इज इक्वल टू A. A कितना है? A की वैल्यू थी 3 और D की वैल्यू थी 5. A की वैल्यू है 3 प्लस 31, D की वैल्यू है 5 इज इक्वल टू 3 प्लस 5 कम 5 5 3 15 इज इक्वल टू 158. यही आ गया हमारा आंसर. तो दिस इम्प्लाइज 20th टर्म फ्रॉम लास्ट विल बी 158. ठीक है, ये हो गया फाइनली हमारा आंसर. अब मैं इसका ऑल्टरनेटिव बताता हूँ. ठीक है, इसका ऑल्टरनेटिव क्या है? हालांकि ये आसान है, इसमें तुम्हें कुछ AP वगैरह को चेंज नहीं करना है, कुछ कैलकुलेट नहीं करना है. उसी के बेस पे सिर्फ नंबर ऑफ टर्म्स निकाल के और पता कर लेना है कि रैंक पहले से कितनी होगी. टोटल में एक जोड़ के माइनस कर देंगे पीछे वाली से माइनस करेंगे, पीछे वाली से जितनी है उसको माइनस करेंगे तो फर्स्ट वाले से पता लग जाएगा. फिर अपना फॉर्मूला लगा देंगे. क्यों? क्योंकि ये जो हमारा फॉर्मूला होता है ना, ये देखो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये जो हमारा फॉर्मूला होता है A nth इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D, या इसके बेस पे हम जितनी भी चीज़ें लिखते हैं, जैसे यहाँ पे हमने लिखा A32 इज इक्वल टू A प्लस 31D, ये सब कुछ जो हम लिख रहे होते हैं ये सब कुछ फ्रॉम फर्स्ट के लिए अप्लाई होता है, लास्ट के लिए नहीं होता है. तो फर्स्ट से तुम्हें पता करना पड़ेगा. रैंक फ्रॉम फर्स्ट के लिए अप्लाई होता है ये सब.
तो इसके लिए तुम्हें वो चीज़ पता करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं इसका ऑल्टरनेटिव बताता हूँ, ऑल्टरनेटिव कि इसका ऑल्टरनेटिव क्या है। देखो इसका ऑल्टरनेटिव क्या है, तुम्हारे पास गिवन एपी क्या है, गिवन एपी क्या है, गिवन एपी है 3, 8, फिर आता है 13 और फिर फाइनली पहुंच जाता है 253 पर। एक काम करो, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है, वो कहता है मुझसे क्वेश्चन कि भाई पीछे से 20th टर्म निकालो। अब मुझे पीछे से निकालने का फॉर्मूला ही नहीं पता है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसी को पलट देता हूँ, इसी एपी को पलट देता हूँ और आगे से 20th निकाल दूंगा, उतना ही पीछे से इसके लिए 20th हो जाएगा। तो रिवर्सिंग दिस एपी, रिवर्सिंग दिस एपी। अब देखो रिवर्स कैसे करोगे, रिवर्स करना इतना ईजी नहीं है। रिवर्सिंग द एपी, एपी को ही हम रिवर्स कर देते हैं। हम जब एपी को रिवर्स करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, एपी को रिवर्स करने पर सबसे पहले आ जाएगा 253, फिर क्या आएगा, डी तो तुम्हें पता नहीं है, तो देखो यहाँ डी तुम्हें पता है, डी की वैल्यू कितनी थी, 8 - 3 थी, 8 - 3 = 5 थी, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना कि अगर इधर से प्लस में होगी डी तो उधर से माइनस में हो जाएगी, वैल्यू सेम रहेगा, वैल्यू 5 ही रहेगा, लेकिन इधर से प्लस में थी क्योंकि इधर से बढ़ रहा था, तो उधर से जब मैं इधर, जैसे क्या हो रहा है, इधर से जब मैं इधर जा रहा हूं तो +5 हो रहा है ना, +5 हो रहा है, तो भाई उधर से इधर आऊंगा तो -5 हो जाएगा, फिर आऊंगा -5 चलेगा, तो -5 कर करके हम 3 तक पहुंचेंगे। तो यहां पर डी कितना हो जाएगा, रिवर्सिंग द एपी, कॉमन डिफरेंस विल बी, डिफरेंस विल बी -5, ठीक है। तो इसमें -5 करो, मतलब बेसिकली क्या है, इसमें जो कॉमन डिफरेंस ऐड करना है, तो ऐड करने का मतलब तुम्हारी डी की वैल्यू ही -5 है, तो उसको माइनस करना पड़ेगा, तो -5 किए तो 248 आ गया, फिर 243 आ गया, इस तरह से पहुंचते 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 वो 3 तक पहुंच जाएगा। समझ आ गया, ये हो गया हमारा एपी। नाउ यहाँ पर भी लिख दो, यहाँ पर डी की वैल्यू कितनी थी, हियर डी = कितनी है, 8 - 3 = 5। तो अगर तुम रिवर्स एपी करते हो, एपी को रिवर्स करते हो, तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू में साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो नाउ ए = 253, देखो ये भी आसानी है, वैसे वो भी आसान है, ये भी आसान है, कोई भी कर लेना, ठीक है। रिवर्स करना और डी की वैल्यू को माइनस में कर देना, और माइनस अगर इधर माइनस में, पहले से माइनस में है तो प्लस में करना पड़ेगा, साइन को बदलना पड़ेगा, मतलब बेसिकली ये है। नाउ ए = 253, डी = -5, ए हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है 20th टर्म, ठीक है, हमें पीछे से 20th करना है, तो अब इसमें आगे से 20th होगा, तो A20, दिस इम्प्लाइज कि जो A20 है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, A + 19D = A की वैल्यू है 253 + 19, D की वैल्यू हो जाएगी -5 = 253 = 19 × 5 होता है 95, और 100 इसमें घटाओगे 153, 5 148 आ जाएगा 148। दिस इम्प्लाइज कि 148 विल बी क्या, विल बी 20th टर्म ऑफ, नहीं 20th टर्म फ्रॉम लास्ट ऑफ एपी। अब एपी मेंशन कर दो, नहीं तो टीचर ये भी मान सकता है कि तुमने ये जो बाद में रिवर्स करके एपी बनाया है इसी के लिए तुम बोल रहे हो, तो उसके लिए तो नहीं है ना, उसके लिए तो ये A20 है, मतलब 20th टर्म आगे से है, पर हम क्या लिख रहे हैं, अब हम लिख रहे हैं कि 20th टर्म फ्रॉम लास्ट ऑफ एपी, तो एपी को चेंज करना पड़ेगा, तो एपी पहले जो हमारी थी वही लिख दो, 3, 8, 13 और ये पहुंच गई 253 तक। ये हो गया तुम्हारा सॉल्यूशन, ठीक है। 17th क्वेश्चन हम कर चुके हैं, अब हम आएंगे 18th पर। 18th क्या है, देखो 18th सवाल क्या है, 18th सवाल कहता है कि, स्टेटमेंट सुनो एक बार ध्यान से, द सम ऑफ द 4th and the 8th टर्म ऑफ एन एपी, एक कोई एपी है उसका जो 4th टर्म और 8th टर्म है इज 24, एंड द सम ऑफ 6th and 10th टर्म ऑफ द एपी इज 44, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी। ये बहुत आसान है वैसे, ये डू इट योरसेल्फ भी मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, देखते हैं।
क्या है, कहा जा रहा है कि सम ऑफ फोर्थ टर्म मतलब A4 प्लस एट्थ टर्म मतलब A8 इज इक्वल टू 24, ये आया, ठीक है। साथ ही साथ ये बोल रहा है कि एंड द सम ऑफ सिक्स टर्म मतलब कि A6 प्लस A10 मतलब कि 10th टर्म इज 44, ये 44 आया। कह रहा है कि अब AP बना दो, AP की 3 टर्म्स निकाल दो, मतलब AP बना दो, यही बोल रहा है। तो क्या है, A4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, A प्लस 3D लिख सकता हूँ, A प्लस 3D प्लस A8 को क्या लिख सकता हूँ, A प्लस 7D इज इक्वल टू 24 है। तो ये फाइनली कितना आ गया, ये बन रहा है A प्लस A 2A प्लस 3D और 7D 10D इज इक्वल टू हाउ मच, 24। ये हमारी एक इक्वेशन बन गई, ठीक है, ठीक है ना, एक इक्वेशन ये बनी। अगले इक्वेशन बनाते हैं। अगली इक्वेशन क्या है, A6 का मतलब हो गया A प्लस 5D और A10 का मतलब हो गया A प्लस 9D इज इक्वल टू 44, ठीक है। तो अब इसको बनाते हैं, इसका हो जाएगा 2A प्लस 5D और 9D कितना हो जाएगा 14D इज इक्वल टू 44, ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पर सॉल्व करके दोनों को A और D की वैल्यू फाइंड आउट करो। अब देखो यहाँ पर भी एलिमिनेशन मेथड ही इजी है, क्यों, क्योंकि A का कोफिशिएंट सेम है, इसको माइनस करेंगे, इसको माइनस बदलेंगे, इसको माइनस बदलेंगे, 2A कट गया, 10D माइनस 14D कितना हो गया माइनस 4D इज इक्वल टू 24 माइनस 44 कितना हो गया माइनस 20। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब D की वैल्यू कितनी आ रही है 5 आ रही है, क्योंकि माइनस 20 को माइनस 4 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा माइनस 5 आ जाएगा। D की वैल्यू आ गई, अब तुम्हें A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो फ्रॉम फर्स्ट कर लो, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट 2A इज इक्वल टू 24 माइनस वॉट माइनस 10D माइनस 10D की वैल्यू है 5 इज इक्वल टू 24 माइनस 10 बच्चे 50 इज इक्वल टू माइनस 26 और A की वैल्यू हो जाएगी माइनस 26 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस 13, दिस इज इक्वल टू A। समझ आ गया, A और D की वैल्यू आप फाइंड आउट कर चुके हो, आप 3 निकाल देना, ठीक है। 3 टर्म्स तो अब निकाल ही दोगे AP के 3 टर्म्स अब नहीं निकल पा रहे हैं, तो मैंने जो डायलॉग पहले बोला उसको एक बार पुनः रिपीट कर देता हूँ कि एक गिलास में पानी डालना और अपनी हाइट को कम करके उसमें डूब जाना, ठीक है। अब देखो 19th क्वेश्चन, ठीक है, वैसे ही बोल देता हूँ मैं, डोंट टेक सीरियस, ठीक है, जस्ट टू कीप द एनवायरनमेंट अ बिट कूल, ठीक है, and not serious because life is not something to be taken serious, okay, or taken seriously। 19th क्वेश्चन क्या कहता है, 19th क्वेश्चन में वर्ड प्रॉब्लम है। कहा जा रहा है कि सुब्बा राव करके कोई है, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995। 1995 में सुब्बा राव जी वर्क स्टार्ट करते हैं एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5,000 रुपये। 5,000 रुपये की एनुअल सैलरी मिलती थी उनको, कब 1995 में। एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 रुपीज पर ईयर, मतलब कि अगले साल 5,000 में 200 का इंक्रीमेंट होता है अगले साल, मतलब कि 1996 में। फिर 97 आता है, उसमें 200 रुपये और बढ़ते हैं, मतलब कि 5,000 प्लस 200 5200 हो गए, और इसमें 200 और बढ़ जाते हैं। इस तरह से उनकी ज़िंदगी कुछ चल रही है। कह रहे हैं कि इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7,000, मतलब कि कौन से साल में रुपए 7,000 उनकी इनकम हो जाएगी, टच करेगी, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा, इजी है। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, सीधा लिख दो, अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन, गिवन सिचुएशन जो है क्वेश्चन में, उसके हिसाब से जो फॉर्म्ड एपी है, एक एपी बन रही है यहाँ पे। क्यों, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है। सेम क्यों है, क्योंकि 200 रुपये ही हर साल बढ़ते हैं, तो जो बढ़ रहा है, जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा। तो फॉर्म्ड एपी क्या आ रहा है, फॉर्म्ड एपी इज 5,000, फिर आ जाता है 5200, फिर आ जाता है 5400, और तुम्हें पहुंचना है कहाँ तक, 7,000 तक। तो अब फिर से वही चुल्लू में गिलास में पानी भर के और डूबने वाली सिचुएशन आ गई आपकी ज़िंदगी में। अभी आप कर लोगे, ठीक है, कि ये 7,000 जो है, ये कौन सा टर्म होगा, जो टर्म होगा उसको 1995 से उसको ऐड कर देना है और निकल जाएगा। उससे ऐड 1995 में नहीं करेंगे, 1994 में करेंगे, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट तो यही है, ध्यान रखना। चलो बताते हैं आगे। देखो ए कितना है,
5000, ठीक है। डी कितना है 200 एंड ए एन कितना है 7000। समझ आ रहा है दोस्तों? ठीक है। दिस एम्प्लाइज कि ए एन जो है ऑल्सो ए एन जो है इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी होता है। ए एन की वैल्यू डालो 7000 इज इक्वल टू ए दैट इज 5000 प्लस एन माइनस वन, एन की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, डी की वैल्यू 200, एन माइनस वन 200 इज इक्वल टू 7000 माइनस 5000 इज इक्वल टू 2000, ठीक है। n माइनस वन इज इक्वल टू हाउ मच 2000 डिवाइडेड बाय 200, ठीक है, इज इक्वल टू दिस इम्प्लाइज कि n इज इक्वल टू हो जाएगा 11, ठीक है, क्योंकि ये 10 है, ये 10 है तो 10 में एक जुड़ेगा 11 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्लियर दोस्तों? उसके बाद n इज इक्वल टू 11 आ गया। दिस इम्प्लाइज इन 11th ईयर में उनकी जो सैलरी है वो 7000 हो जाएगी। 11th ईयर फ्रॉम क्या 1994 या 1995? 1994, क्योंकि 1994 से कंसिडर होगा, क्योंकि देखो 1995 में तो उनकी सैलरी हो गई 5000 मतलब हमारा जो फर्स्ट टर्म वो 1995 में है, तो हम इसका मतलब 1994 से इंक्लूड हो रहा है ना, 1994 के बाद चल रहा है। 1995 में फर्स्ट हो गया, फिर 96 में सेकंड हो गया, मतलब कि हमारा जो 5200 आ गया वो सेकंड इसमें आ गया, तो 1994 से हम काउंट करेंगे। 11th ईयर फ्रॉम 1994 दैट इज, अब तुम गिन लो कि 1994 से क्या होगा। अब देखो इसमें अगर कुछ ऐसा होता कि 1947-45 तो मैं इसमें प्लस भी करने को बोल देता, बट इधर प्लस हाँ कर सकते हो, इधर भी तो कर सकते हो, हाँ दैट इज 1994, उसमें प्लस कर दो 11, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 20, दैट इज 2005। इधर भी प्लस कर सकते हैं, मेरी भी बुद्धि पता नहीं कहाँ रहती है, मुझे लगा इधर प्लस नहीं कर सकते, बट कर सकते हैं इधर भी प्लस। 2005 विल बी ओके, his salary will be 7000 rupees annually है ना, या एनुअली या पर एनम लिखते हैं इसको, पर एनम, ठीक है। हो गया सवाल, नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है, ये समझ आ गया आपको। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। आज हम इस एक्सरसाइज को फिनिश कर देंगे। 20th, अब यहाँ पर भी हैं एक मैम, क्या कहा जा रहा है, एक मैम है रामकली नाम करके, ठीक है, तो रामकली जी सेव कर रही हैं ₹5 इन द फर्स्ट वीक। देखो फर्स्ट वीक में रामकली जी सेव करती हैं ₹5 सेव किए, एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग्स बाय 1.75 रुपीज़। तो सेकेंड वीक में 5 प्लस 1.75 इतने से बढ़ा देती हैं, नेक्स्ट वीक में इतना सेव करती हैं, थर्ड वीक में और बढ़ाती हैं, तो 5 और 1.75 6.75 तो पहले ही था, प्लस 1.75 और बढ़ेगा। इस तरह से ये क्रम चलता रहता है। कहती हैं क्वेश्चन में कहता है कि इन दी nth वीक में हर वीकली सेविंग्स बिकम 20.75, मतलब कि कोई nth वीक आता है जिसमें उनका जो वीकली सेविंग्स है वो 20.75 रुपीज़ तक पहुंच जाता है। तुम्हें बताना है ये n कितना है, ये n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सेम क्वेश्चन, रिपीटेटिव क्वेश्चन, आई डोंट कंसिडर इट टीचिंग, ठीक है, तो ठीक है, हम थोड़ा सा बस इसको देखेंगे एंड देन आई विल एंड दी वीडियो, ठीक है। तो फॉर्म डीपी क्या है, फॉर्म डीपी है 5, फिर 6.75, फिर क्या है 6.75 में 1.75 ऐड करेंगे, आई थिंक ये पहुंच जाएगा 7.25 तक पहुंचेगा क्या, नहीं 7.5 पहुंच जाएगा, 7.5 पहुंच गया, और इसके बाद तुम्हें जाना है 20.5 तक, नहीं 20.75 तक जाना है दोस्तों, 20.75 तक जाना है, पहले देख लेने दो। 5
1.75 बढ़ गया, फिर 1.75 और बढ़ेगा, 6 से हो जाएगा 7, गलत हो रहा है, ये 8 है, ये 8 है, दिस इज 8.75 8.5, ठीक है। और तुम्हें 20.75 तक जाना है, तो ए की वैल्यू तुम्हें 5 पता लग गई, डी की वैल्यू कितने से बढ़ा रही है वो 1.75 से, ए एन की वैल्यू तुम्हें 20.75 पता चल गई। चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ, क्या पता वैल्यूज लिमिट से ही गलती हो रही हो, तो आंसर निकलना चाहिए अगर सब सही होगा तो, ठीक है। वी नो, हम क्या जानते हैं, हम फॉर्मूला जानते हैं, किसका फॉर्मूला, ए एन का फॉर्मूला जानते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन इज इक्वल टू 20.75 है, इज इक्वल टू ए की वैल्यू 5 है, प्लस एन की वैल्यू तो हमें फाइंड आउट ही करनी है, और डी की वैल्यू है 1.75, फिर 20.75 माइनस 5 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 1.75। 20.75 में से 5 घटा दो, 15.75 बचेगा, ध्यान रखना, इज इक्वल टू n माइनस 1 1.75। अब भगवान करे ये कट जाए, क्यों ऐसे क्वेश्चंस करने में डर लगता है क्या, मुझे तो डर लगता है। देखो मुझे बहुत चीज़ों से डर लग रहा होता है, जब पॉइंट में से जा रहा होता है तो मैं कोशिश कर रहा होता हूँ कि अब कट जाए, और ख़ास तौर से अगर मैं किसी एग्ज़ाम में हूँ और मैं एग्ज़ाम सेंटर में बैठा हुआ हूँ, तो फिर ये सब देख के मेरी हार्ट बीट बढ़ने लग जाती है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, 15.75 को 1.75 से हमें डिवाइड करना, भगवान करे कि ये डिवाइड हो जाए, आई थिंक हो जाना चाहिए। 15.75 डिवाइडेड बाय 1.75, इसको हटाया तो ये भी हटेगा, ठीक है। देखो इसको हटाएंगे, इधर 100 लगाएंगे, देखो ये हो रहा है, 100 लगाएंगे, इसको हटाएंगे ऊपर 100 चला जाएगा, क्योंकि इसके नीचे में 100 जाएगा तो वो ऊपर चला जाएगा, उसके ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, तो 100 कट जाएगा। अब देखो मैं सीधा 25 से करना शुरू करूंगा, मैं 25 से 175 को करूंगा तो 7 आता है, और 25 से 1575 को करता हूँ तो 25 6 के 150, और 7 बचा तो 25 दिए, हाँ, और फिर क्या होगा, 7 एकम 7, 7 में 63, ठीक है, 7 में 63, तो इज इक्वल टू 9, दिस इम्प्लाइज कि n इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो 10th वीक में उसकी 20.75 हो जाएगी, ठीक है। लिख देंगे, क्या लिख देंगे, इन 10th वीक हर सेविंग्स will become how much, will become 20.75 rupees। गॉट इट दोस्तों, क्लियर दोस्तों। तो आज हम चैप्टर ओवर कर दिए हैं, नहीं चैप्टर ओवर नहीं किए, आज हमने एक्सरसाइज ओवर किया है, ठीक है। सो एक्सरसाइज इज ओवर एंड मे गॉड ब्लेस यू विथ क्या, विथ जॉय, ठीक है। जॉय मीन्स इंटरनल जॉय, नॉट टॉकिंग अबाउट एक्सटर्नल जॉय। External joy is complementary, but internal joy is a must. Okay, bye.